बिल्कुल बरखा, और चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने सेशंस की। और हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं बुलाना चाहूंगी प्रदेश की विकसित होती कृषि के क्षेत्र में तमाम मुद्दों पर चर्चा और प्रकाश डालने के लिए मिस्टर गौतम सिंह धाकेड़ जी का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ में। सर, बहुत स्वागत है आपका, तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। आप बताइए कि आप राजस्थान की धरती पर, भाई राजस्थान ने कई योद्धाओं को दिया है, जोरदार तालियों के साथ में। और होस्ट करेंगी मेरी साथी बरखा। बरखा, पहले स्वागत करते हैं गौतम जी का और उसके बाद में फिर हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू। तो देखिए, बहुत सारे अहम मुद्दे जिस तरह से हमने आपको बताया जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण गौतम जी, कृषि क्षेत्र इसलिए क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव उसका पड़ता है। बिल्कुल। और हमने आमतौर पर देखा है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो किसान लेकर आते हैं लेकिन निवारण नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं इसी बात से शुरुआत करना चाहती हूं कि पिछले इन सालों में काम किस तरह से हुआ है कि किसानों की आय बढ़े, जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो पाए। इस तरह की योजनाएं किस तरह से लाई गई हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूंगा। मैं आज जो किसान है, जिसकी स्थिति आज कहां पे है, किनकी वजह से है, वो सबको पता है, हम सब जानते हैं। जहां किसान आज से 20 साल पहले था, 50 साल पहले था, या आज की बात करें, किसान की इनकम में सिर्फ 5% या 10% मैक्सिमाइज हुआ है, बढ़ा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसको आप गवर्नमेंट मान लीजिए, गवर्नमेंट के अंडर में जो कर्मचारी हैं उनको मान लीजिए, या इस देश में जो भी उस किसान की आय से रिलेट करता है आप उनको मान लीजिए। किसी भी किसान को जब ये बोला जाता है कि आप उत्पादन कीजिए, आप फसलें लगाइए, किसान अपने मन धन सब चीज से फसलें लगाता है, उत्पादन भी करता है। इसीलिए हम भारत को कृषि प्रधान नहीं कहते हैं, क्योंकि भारत के जो किसान हैं उन्होंने इस देश को कृषि प्रधान बनाया हुआ है। वो इसलिए कि जितनी भी पॉलिसीज इस गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट होती हैं, जितनी भी स्कीमें इस गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट होती हैं, क्या वो किसान को मिलती हैं? नहीं। अगर कोई 2-4% किसान उन स्कीमों का फायदा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी किसान कम्युनिटी उस चीज का फायदा ले रही है। या हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमने ये स्कीम लागू की है और उसका किसान फायदा ले रहे हैं, नहीं ले रहे। 5-10% किसानों के फायदा लेने से ये नहीं होता कि पूरी किसान कम्युनिटी उस चीज का फायदा ले रही है। या फिर क्या समझ में आता है? इसमें आप ये बोल सकते हैं, देखो जागरूकता की बात ऐसी है कि किसान आज के टाइम में टेक्नोलॉजिस्ट हो गया है, उसके पास मोबाइल है, लेकिन आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो आपको 60% वो किसान मिलेंगे जो आपको एंड्रॉइड फोन नहीं रखते हुए मिलेंगे। तो जब किसान के पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, किसान के पास में ऐसा कोई साधन नहीं पहुंचा, किसान के पास में अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं पहुंचा जो उन किसानों को उन चीजों के बारे में बताए कि उसको कैसे लाभ लेना है, उसको कैसे बेनिफिट लेना है। हम हर तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे गवर्नमेंट जितना भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सब सभाएं करते हैं, सब रैलियां करते हैं, लेकिन क्या उन रैलियों से जितना किसान एक गांव में रहता है, क्या सभी को फायदा मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, गौतम जी, हर सरकार यही बोलकर आती है कि हम किसान की आय बढ़ाएंगे। अगर हम बताएं दर्शकों को, तो ऐसा हुआ है बिल्कुल। सालों में किसानों को लाभ मिला है? बिल्कुल। देखो, लाभ मिला है, लेकिन अगर 10% किसानों को लाभ मिला है, 90% कम्युनिटी आज भी वैसी की वैसी है जैसी पहली है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि हमको लाभ मिला है? 10% किसान के इंप्रूव होने से, उसको फायदा मिलने से हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी किसान कम्युनिटी आगे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं तो इस चीज में हम इसको सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो लेक्यूना है जिसकी वजह से। बिल्कुल सही। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक वो पहुंचे, पूरा लाभ पहुंचे, ये तो करना ही होगा। अब हम ये बात कर रहे हैं कि किसान जागरूक नहीं है यहाँ पर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा आजकल होती है, उसको लेकर किसान कैसे फिर आगे बढ़ रहा है, कैसे उन तक सारी चीजें पहुंचाई जा रही है, उनको इस बात को लेकर जागरूक किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। सभी ने श्रीलंका का नाम सुना है?
फूड क्राइसिस आया था, कोई रीजन बता सकता है किस वजह से आया था? सबको पता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से। अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं और हम डायरेक्ट उस चीज को बिल्कुल 100% सिंगल डे में इंप्लीमेंट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमको सक्सेस मिलेगा। श्रीलंका ने वही किया। डे 1 से उन्होंने टोटल 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, केमिकल से यूज बंद कर दिया, टोटल ऑर्गेनिक यूज किया। फूड क्राइसिस आ गया, सबको पता था। अच्छा, अब इंडिया की जो बात है, आज भी हमारे यहां पे 5 से 10% ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं। बाकी 90% क्यों नहीं करते हैं? आप देख लीजिए, किसी भी आप मॉल में जाइए, किसी भी आप दुकान पे जाइए, आपको 2 स्टॉल मिलेंगे, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का प्राइस 100 रुपीज पर केजी होता है, इनऑर्गेनिक का प्राइस 50 रुपीज पर केजी होता है। जब हम किसान को यह पता है कि हमको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने पे 100 मिलेगा, तो मैं प्रोड्यूस फिर भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं केमिकली प्रोड्यूस कर रहा हूं। उसका रीजन एक यह है कि जिस टाइम हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, उस फर्स्ट ईयर में हमारा प्रोडक्शन मोर देन 70% रिडक्शन हो जाता है। तो किसी किसान की जो उसकी इकोनॉमी, उसका आर्थिक, अगर उसके कृषि पे ही आधारित है, वो अपने बच्चों को भी उसी कृषि से पढ़ाता है, वो अपनी फैमिली को उसी कृषि से चलाता है, तो अगर उस किसान की आय में 70% अगर रिडक्शन होता है, तो वो किसान कैसे जिएगा? अच्छा, अब इसको करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज हैं जो उसको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं, आप बात बहुत कर रहे हैं, देखो, तो जो आई हैं, जिन्होंने लाभ दिया हो? हाँ देखो, राजस्थान गवर्नमेंट जो किसान साथी है, वहां पे एक पोर्टल बना हुआ है, वहां पे किसान जाए अप्लाई कर सकता है। वहां पे आपको हेक्टेयर के हिसाब से, सपोज आपके पास में 1 हेक्टेयर लैंड है, तो उस हेक्टेयर के हिसाब से आपको पर ईयर, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस नहीं होगा, तो 4 साल तक वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, और वो कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR न्यूज दिल्ली में है, वो उस किसान को हेक्टेयर के हिसाब से पैसा देती है। वो 15,000 भी है, वो 20,000 भी है, वो 25,000 भी है। तो किसान को एक आर्थिक सहायता मिलती है कि जितना उसको रिडक्शन उसकी उपज में हुआ, उसकी इनकम में हुआ, कम से कम उसकी वो कुछ भरपाई वहां से कर सके, तो वो उस चीज में जा सकता है। लेकिन उस किसान को पता ही नहीं है कि उसको कहां तो अप्लाई करना है, कहां से उसको बेनिफिट मिलना है, किस पोर्टल पे जाना है, किस जगह से उसको ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन करना है। तो जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन एक किसान तक नहीं पहुंचेगी, हम 10 किसानों को मीटिंग में बुला के बोल दें कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, और अब 90% किसान आपके गांव में जो बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या महत्व है, चाहे उसका स्टार्टिंग है, चाहे उसका प्रोडक्शन है, वो कैसे स्टार्ट करें। सिंपल सी चीज है कि हमको अवेयर करना फिर पड़ेगा। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उससे कितना ज्यादा जागरूक है फिर किसान? अगर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करेंगे, देखिए गौतम जी, ऐसा लगता है कि थोड़ा पुराना हो गया, अब कई वक्त से हम सुनते आ रहे हैं, चीजें अब बदल रही हैं, तो उससे कितना ज्यादा सजग नजर आता है फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर से? देखिए, हम अगर 1950 की बात करें, तो हमारे जो इंडिया का GDP 100% होता है, उसमें से 51% GDP हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि हम 51% इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। आज की अगर हम बात करें तो हमारा 16% समथिंग हो गया है। उसका रीजन क्या रहा है कि पहले हम ट्रेडिशनल खेती करते थे, एंशिएंट एग्रीकल्चर करते थे, जिसमें हमारे पास में सारी सुविधाएं थी। उस टाइम ना कोई फर्टिलाइजर्स होता था, ना कोई ऐसे फार्म इंप्लीमेंट होते थे, ना कोई ट्रैक्टर फैसिलिटी ज्यादा होती थी, ना कोई ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे पास होते थे, फिर भी हम कृषि में सबसे ज्यादा अव्वल थे। उसका रीजन यह था कि हम उस टाइम टोटली पूर्णतया हम निर्भर थे, हमारी जो नेचुरल चीजें हैं और हमारे जो खुद के फार्म पे या गांव में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम उन पे डिपेंड होते थे, हम उन्हीं को यूज करते थे और उन्हीं से हम हमारा उत्पादन लेते थे। लेकिन आज अलग हो गया है। आज क्या हो गया है, डिफरेंट टाइप्स के आपके इंप्लीमेंट्स आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं। अब एक किसान के पास में 1 बीघा जमीन है, अब वो उसके पास में पता है कि उसके गांव में एक भी बैल नहीं है, उसको पता है कि उसके गांव में इतनी लेबर नहीं है कि वो 100 रुपीज में 50 रुपीज में उसके खेत में काम करे आके। आप किसी भी ट्रैक्टर को यूज कीजिए, किसी भी फार्म इंप्लीमेंट्स को यूज कीजिए, उसका कॉस्ट कम से कम 1 बीघा में 4 से 5 हजार रुपए आता है। उस किसान की जो आय है
अगर आप सारी चीजों को मिला दिया जाए आज के टाइम में, तो वो 10-15 हजार से ज्यादा नहीं बैठती है। किसान सिर्फ एक ही चीज में खुश है कि जितना उसका फैमिली मेंबर उस खेती में लगा हुआ है, वो सिर्फ उसकी बचत है। इसके अलावा उसको कोई और बचत नहीं है उस जगह पे। ये आय की आपने बात की और उसी के बाद परेशान होकर एक समस्या जो आती है वो कर्ज को लेकर है। देखिए उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि राजस्थान में ये संख्या कम नजर आती है। देखो, अगर हम राजस्थान की बात करें, जैसे हम सबने सुना है कि फार्मर सुसाइड करता है। राजस्थान में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप अदर स्टेट्स में चले जाइए, आपको बहुत मिलेंगे। उसका रीजन एक है, जो सबसे बड़ा रीजन है। राजस्थान में जो खेती करता है किसान, या जो गांव में किसान रहता है, वो उसके साथ में लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, आप पशुधन बोल सकते हो उसको, जो भी अपन भैंस, बकरी, भेड़, गाय, ये जो भी है, उसका पालन करता है। और अगर आपकी फसल खराब हो जाती है किसी भी किसान की, तो उसने जो भी कर्ज या उसका जो भी केसीसी चल रहा है, जो भी उसने पैसा उधार लिया है, अगर उसकी फसल खराब हो गई, इसका मतलब उसका जो इनकम सोर्स था वो खत्म हो गया। अब उसके पास में दूसरा कोई अर्निंग सोर्स है नहीं, क्योंकि गांव में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं जिसमें वो काम करेगा या पैसा आएगा। अब उसका दूसरा सोर्स जो होता है वो लाइव स्टॉक रहता है, पशुधन। राजस्थान में हर किसान के घर में आपको 2 से 4, 5, 10, 20 आपको एनिमल्स मिल जाएगा। उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन लेके जो उसने नुकसान किया या नुकसान जो उसको हुआ, वो उसको वहां पे भरपाई कर लेता है। बाकी महाराष्ट्र में चले जाइए, आपको किसानों के पास में एनिमल्स नहीं मिलेगा, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हैं। और किसान, देखो, कर्ज की ऐसी बात है, किसी भी किसान को जब वो अपनी इकोनॉमी चलाता है, आर्थिक स्थिति चलाता है, तो उसके परिवार में 4 पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। उसके रिलेशन में उसको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से करनी पड़ती हैं। उसको खेती करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तो उसके पास उस एग्रीकल्चर के अलावा कोई रिसोर्स नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि उसको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। आप उसको केसीसी बोल दीजिए, आप उसको किसी अदर बैंक से लोन बोल दीजिए। जब उसको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं किसान डाउन में ही जाएगा। अच्छा गौतम जी, ये लोन तक जाना ही ना पड़े, इसके लिए सरकार ने मतलब किस तरह से कदम उठाए जिससे जो किसान है वो लाभान्वित हुए हों? देखो, कभी कभी हमने सबने सुना है कि जब किसान के पास कर्ज हो जाता है तो गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है कि इस बार हम आएंगे तो हम कर्ज माफ कर देंगे, हम आएंगे तो हम कर्ज माफ कर देंगे। वो सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि किसान के जिस टाइम कर्ज माफ होता है, उसके बाद में अगर किसी किसान ने कर्ज लिया, उसको लगता है कि हो सकता है बाद में मेरा भी माफ हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। बहुत लिमिट में चीजें होती है। अब उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए आपको किसान को ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाने के लिए उसको, हम सबने एक एमएसपी नाम सुना है, सभी लोगों ने सुना है एमएसपी, जिसपे दिल्ली में 1-1.5 साल तक धरना भी चला था, आंदोलन भी हुआ था। लेकिन कभी कभी हम उस किसान आंदोलनों को, किसानों की चीजों को हम पॉलिटिकल बना देते हैं। एमएसपी का मतलब जो हमने जो देखा है, पढ़ा है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, मेरे पास में 50 क्विंटल गेहूं हुआ, किसान ने एमएसपी निर्धारित कर दी कि 2200 रुपए पर क्विंटल में लूंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज और उसमें एक पॉइंट आउट कर दिया, एक पॉइंट ऐड कर दिया कि सिर्फ मैं 40 क्विंटल गेहूं लूंगा और 10 क्विंटल में नहीं लूंगा, एमएसपी के थ्रू 40 क्विंटल लूंगा। अच्छा, 40 क्विंटल गेहूं उसने बेच दिया, अब 10 क्विंटल जो बचा उसका क्या? उसको वो कहीं ना कहीं मार्केट में जाके बेचेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये मैंने 40 क्विंटल आपको बताया है, लेकिन एमएसपी से वो 30 क्विंटल ही है। 20 क्विंटल्स को उसमें बेचना है, जहां पे उसको 1700 रुपए 1600 रुपए मिलेंगे मार्केट में जाके। तो किसान कैसे बढ़ेगा? आपको जब तक आप किसान को एक प्रॉपर आय नहीं दोगे, उसको प्रॉपर ऊपर लेके नहीं आओगे, उसको एक प्रॉपर अमाउंट रेट नहीं दोगे, तो किसान कैसे ऊपर बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। सिंपल सी चीज। ये बहुत सारी चुनौतियों की भी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्हीं में से एक चुनौती राजस्थान में ये भी रहती है कि बहुत लिमिटेड टाइम तक बारिश का होना। तो ऐसी योजनाएं जो बारिश के हिसाब से किसानों तक लाभ पहुंचा पाए, उनको ज्यादा से ज्यादा आय दे पाए, उसको लेकर क्या कुछ हुआ है? देखो, राजस्थान में अभी रिसेंटली ये जो मिशन 2030 चल रहा है, रिसेंटली हमने अभी 15 डेज पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेमिनार था, वो अटेंड किया। वहां पे काफी सारे व्यूज थे जो राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे डेजर्ट एरिया है, जैसे आप नागौर के पूरा ये इधर कुचामन से साइड का पूरा एरिया मान लीजिए,
किसान को खेत में 400 स्क्वायर मीटर का, 200 स्क्वायर मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का डिफरेंट साइज के तालाब बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। उसमें किसान को सिर्फ रजिस्टर्ड करना है और उसका जो किसान के पास जितना जमीन है उसके अकॉर्डिंग उसको तालाब मिलेगा। तालाब का जो कॉस्ट है, किसी तालाब का अगर 1 लाख रुपए कॉस्ट आया तो उसका 80,000 गवर्नमेंट बियर करती है। 20,000 उस किसान को लगाना है, उस 20,000 में उसको 100 स्क्वायर मीटर का एक तालाब बन के मिलेगा, जो आपके वाटर, जो रेनफॉल वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करेगा। तो वो कहीं ना कहीं जब किसी वाटर को हार्वेस्ट करेगा तो उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन जो उसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको वो वापस से स्टार्ट करेगा। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। ड्रिप सिस्टम राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, स्प्रिंकलर सिस्टम राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, क्योंकि पानी की कमी है राजस्थान में। तो ये दोनों तीनों चीजें ऐसी हैं जिससे हम वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं और जो एक कॉस्ट आता है इरिगेशन में उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा, हम तो कहने की बात है कि घरों में पानी वेस्ट होता है या आप नहाते हैं जिससे पानी वेस्ट होता है, सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है एग्रीकल्चर में, कृषि में, क्योंकि उसमें अनइवन पानी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए सब्सिडी देना स्टार्ट किया है, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सब्सिडी देना स्टार्ट किया है। किसान जाए, किसान साथी पोर्टल है राजस्थान का, उस पर लॉग इन करे, वहां पे अप्लाई करे और उसका कोई फाइल चार्जेस भी नहीं है। फाइल जैसे गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, वहां पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपकी चीजों को वो आगे बढ़ाएगा, सारी चीजें। तो इन चीजों में हम कर सकते हैं। कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो हो रही है वो काफी ज्यादा लाभकारी है ना किसानों के लिए। बिल्कुल। और गौतम जी, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान देखिए जरूर होता है। अब ये देखा गया है कि कृषि क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो उनको बेहतर ज्यादा सुविधाएं मुहैया हो, जो नियम कायदे हैं वो थोड़े से लचीले रहें, इसको लेकर किस तरह से काम किया गया है? देखो, जिस दिन हम ये मानना छोड़ देंगे कि औरतें खेत में काम करने के लिए ही हैं, उस दिन हम ये सोच सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर को सच में एक बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी मेंटेलिटी क्या बन गई है कि खेत में सिर्फ लेडीज काम करेगी। आप आज देख लीजिए, कोई भी आप मजदूर बुलाइए खेत में काम करने के लिए, आपको 60 to 70% लेडीज मिलेंगी। आदमी जाना नहीं चाहता है खेत में, वो अपनी कॉलर ऊपर करके कहीं घूमना चाहता है, कहीं पार्टी में जाना चाहता है, कहीं इलेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन खेत में नहीं जाना चाहता। उसको पता है उसके घर में लेडीज हैं, वो काम करेंगे। लेकिन हम उस चीज को गलत तरीके से सोचते हैं। आप उनको प्रमोट कीजिए ना। गंगरार में एक 100 हेक्टेयर का फील्ड है जिसपे ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। उसको एक लेडीज चलाती है, सिंगल लेडीज। वैसे तो उनके हस्बैंड हैं, लेकिन वो IITians हैं, लेकिन जो उसको रन करती है वो एक लेडीज करती है। 100 किसानों को अगर मैं लेके आऊं तो 100 किसान 100 हेक्टेयर के फार्म को नहीं चला सकते, लेकिन एक लेडी 100 हेक्टेयर के ऑर्गेनिक फार्म को चला रही है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां पे लेडीज खुद अपने से एग्रीकल्चर को आगे लेके जा रही है। आप गांव में जाइए, इस एरिया का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस एरिया में भी आप अगर जाएंगे तो आपको रात को भी खेत में पानी चलाते हुए मिलेंगे लेडीज। हम उनको कहीं बढ़ावा नहीं दे रहे, हम उनको एक सोच से सोचते हैं कि ये सिर्फ खेती के काम के लिए हैं। जिस दिन हम उनको ये सोच लेंगे कि नहीं, इस एग्रीकल्चर में जितना कंट्रीब्यूशन आदमी का है उससे कहीं ज्यादा उस लेडीज का है, जिसने परिवार को भी संभाला हुआ है और आपकी खेती को भी संभाला हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें, जैसे आप किसी पाइपलाइन को बिछवाइए, उसमें आप गवर्नमेंट फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। आप नॉर्मली किसी जमीन को नाम कराइए, एग्रीकल्चर लैंड को, किसान अगर कोई आदमी है तो उसके लिए पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर लेडीज की अगर वो खेती नाम होती है एग्रीकल्चर लैंड, तो उसका जो DLC रेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका पैसा भी कम लगता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत चीजों में वीमेन्स को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब दायित्व बनता है हमारा, जो उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कि उनको कहीं ना कहीं हम ऊपर लेके जाएं, तभी तो हम ऊपर जा सकते हैं। जब इस देश की राष्ट्रपति आज की डेट में भी, पहले भी थी, एक महिला हो सकती है, तो क्या किसान परिवार की लेडीजें आगे नहीं बढ़ सकती?
सबकी बरसात। बिल्कुल सही बात है। और जो किसान सेवा पोर्टल की आप बात कर रहे थे गौतम जी, वो भी हम समझना चाहते हैं, उससे कितनी ज्यादा मदद मिली है, कितना बदलाव आया है? देखो, उसमें ऐसा है कि जिस किसान के पास में उसकी अवेयरनेस है, जिस किसान के पास में उसकी नॉलेज है, जिस किसान को उसके बारे में पता है, क्योंकि आज क्या ट्रेंड हो गया है कि हम गांव में हर किसी के बच्चे के पास में एंड्रॉइड फोन होता है। अगर वो कहीं ना कहीं किसी न्यूज से जुड़ा हुआ है, किसी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ उन चीजों के बारे में बताता रहता है। लेकिन ये जो काम है, ये काम है जो वो डिपार्टमेंट जो उसको रन करता है, वो डिपार्टमेंट उस गांव में कुछ मेले लगाए, कुछ सभाएं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस किसान को उस पोर्टल के बारे में, उस पोर्टल की सुविधाओं के बारे में, उनकी सब्सिडियों के बारे में नहीं पता है। तो मेरा तो यही है कि एक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या जो उससे रिलेट करते हैं, वो हर इंडिविजुअल एक किसान से मिले, उनको चीजें बताए कि आपका एक किसान साथी पोर्टल है राजस्थान का, जिसपे आप सिंचाई पाइपलाइन के लिए, तालाब के लिए, पॉन्ड के लिए, स्प्रिंकलर के लिए, पशुधन के लिए आप हर तरीके की सुविधाएं ले सकते हो। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक किसान के पास में ये सारी अवेयरनेस और नॉलेज होगी, जानकारियां सारी जब उसके पास होंगी तो बिल्कुल। और गौतम जी, अगर हम जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र यहाँ पर कर लें, वैश्विक स्तर पर उसका असर पड़ रहा है, राज्य में कृषि कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है और उससे बचाने के प्रयास? देखो, अभी 15-20 दिन पहले बारिश हुई है, सभी को पता है, काफी लोगों ने एंजॉय किया उस बारिश को किया। लेकिन एक किसान से जाके पूछिए आप उसका कि उसके लिए वो एंजॉयमेंट था या क्या था। उसके लिए एंजॉयमेंट नहीं था। उसकी फसल पकी हुई खेत में खड़ी हुई है। अब वो फसल पकी हुई खड़ी हुई है, बारिश हो गई, अब वो जितना भी उस प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी और उस प्रोडक्शन जो उसको होना था, उसमें 40 to 60% जो है रिडक्शन हो गया। अब जब उसका 40% रिडक्शन हो गया तो उसको ऑटोमेटिक है कि उसका जो इकोनॉमी है वो भी डाउन जाएगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजों को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आज का डेट ऐसा है कि हम हमारे एग्रीकल्चर में बात करें तो हम 70 to 80% केमिकल कल्टीवेशन है। उस केमिकल कल्टीवेशन का इफेक्ट पड़ता है हमारी टोटल एनवायरमेंट पे। बारिश टाइम पे नहीं होगी, फसल ठीक नहीं होगी, बारिश अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी, फसल खराब होगी। तो क्लाइमेट सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्रीकल्चर में। अगर राइट क्लाइमेट है, अच्छी क्लाइमेट है, तो आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, आपकी चीजें भी अच्छी होंगी। लेकिन क्लाइमेट आपको डिस्टर्ब कर रही है तो वो आदमी के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन उस फसल के लिए ठीक नहीं है। तो क्लाइमेट के लिए हम जितना कोशिश करें कि हम जो हमारा पॉल्यूशन जितना भी हम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी चीजें भी ठीक होंगी। मतलब पर्यावरण का भी खास ख्याल यहाँ पर रखना पड़ेगा, ताकि सारी चीजों पर, क्योंकि असर तो पड़ता है यहाँ पर गौतम जी। और आखिर में यही कि कम लागत और अच्छी पैदावार और ज्यादा मुनाफा, इसके लिए आगे का रोड मैप किस तरह से हो? देखो, जिस दिन हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन हम ट्रेडिशनल खेती पे आ जाएंगे, जिस दिन हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन हमारा किसान नेचुरल रिसोर्सेस है, जो हमारे फार्म पे जो चीजें अवेलेबल हैं, अगर हम उनको यूज करें तो एक किसान जो है उसका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, जितना उसने कॉस्ट लगाया उससे कहीं उसको 2 गुना या 3 गुना फायदा मिल सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो ट्रेडिशनल खेती पे आएगा, ऑर्गेनिक में आएगा, या वो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको यूज करेगा। कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी, गवर्नमेंट आपको स्कीम्स दे देगी, गवर्नमेंट आपको एक पैसा दे देगी, लेकिन वो एक जीवन भर नहीं दे सकती। जीवन भर आपको ही उस चीज को उसमें लाना है लाइन में, कि जिससे आप अपनी चीज को एक सस्टेन कर सको और लाइफ टाइम आप उसी पे वर्क कर सको, तो हम पैसा कमा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका। कृषि क्षेत्र में किस तरह से काम हुए हैं, कैसे किसानों को लाभ मिल रहा है, आगे मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का पेशेंस से सुन